हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक है। ये देखिए, आपका क्लास 10th का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका देखो बहुत इम्पोर्टेंस भी है। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि अगर आप इसको अच्छे समझते हो तो आगे आपको 11th एंड 12th में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मेरे इस चैनल पे क्लास 10th के साइंस के हर एक चैप्टर को पढ़ाया जाएगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। ठीक है, तो तीनों सब्जेक्टों को अच्छे से पढ़ाया जाएगा। और कंप्लीट नोट्स अगर आपको साइंस के चाहिए, ओनली सिर्फ केमिस्ट्री के नहीं है, कंप्लीट नोट्स अगर आपको साइंस के चाहिए, साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के चाहिए, जो पीपीटी हम पढ़ा रहे हैं, तो होता क्या है बेटा कि पढ़ाते समय आप नोट्स नहीं बना पाते हो, बार बार वीडियो को रोकते हो। कभी हम लोग कुछ समझा रहे हैं तो सामने आ जाते हैं, तो आप लिख भी नहीं पाते हो सही से। तो इसलिए आप पहले वीडियो को अच्छे से देख लो, फिर इसके नोट्स आप हमसे ले सकते हो, जो कि बहुत ही नॉर्मल प्राइस रखा है। क्योंकि पूरी पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारी टीम काम करती है। और इससे आपका आसान काम ये होगा कि आप चाहोगे तो अगले चैप्टर जो आपको पढ़ना है, मान लीजिए आप इस चैप्टर को पढ़ना चाहते थे, तो इसके आप पीपीटी हमसे खुद ही ले सकते थे पहले, या इसके नोट्स जो हम पढ़ाने वाले हैं वो खुद ही ले सकते थे पहले, और वो आप सामने रखते तो आपको पता चलता है कि हम आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। तो ठीक है बेटा, तो वीडियो के लास्ट में मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा, तो जिसको भी चाहिए तो वो वीडियो देखने के बाद ले सकता है या पहले ले सकता है, जैसे उसकी इच्छा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, इंट्रोडक्शन है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन आखिरकार हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, थोड़ा जल्दी करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ से सीबीएसई बोर्ड में कोई इतने खास क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो केमिकल रिएक्शन है इक्वेशन फाइंड द एप्लीकेशन इन न्यूमरस डेली एक्टिविटीज। डाइजेशन इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन ब्रेकिंग डाउन फूड। यहाँ पे ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो डाइजेशन है वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू फूड को ब्रेक डाउन करता है। ये हम बायोलॉजी में भी अच्छे से समझेंगे। और कुछ है रस्टिंग ऑफ आयरन, अभी देखेंगे। कुछ लोगों को जैसे पता होगा, कुछ को शायद नहीं भी पता होगा कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल प्रोसेस। कंबशन इन व्हीकल एंड बेकिंग इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस। तो हाउस होल्ड क्लीनिंग एजेंट्स यूटिलाइज केमिकल रिएक्शन टू रिमूव स्टेन्स। स्टेन्स मतलब दाग धब्बे के लिए। फोटोसिंथेसिस, प्लांट एंड रिस्पायरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। मतलब ये बता रहे हैं कि सारी केमिकल रिएक्शंस हैं। तो ये कैसे हैं, चैप्टर में डिटेल में है। चैप्टर में ये चीज़ बहुत डिटेल में है कि कैसे केमिकल रिएक्शन है, कैसे केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज में जो रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं, उन रिएक्शन को बेटा हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अंडरस्टैंडिंग दीज रिएक्शन एड्स इन वेरियस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। तो हम डेली लाइफ में ये सब चीज़ें देखते हैं। तो चलो चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ये यहाँ पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के एक डायग्राम है। आप लोगों ने लैब में ये सब इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ चेंजेस एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में है। तो टाइप्स ऑफ चेंजेस एंड इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, सम लिमिटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। और क्या क्या है, टाइप्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन। जब रिडॉक्स रिएक्शन बेटा आपको हम पढ़ाएं ना, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसका यूज 11th में बहुत ज़्यादा होता है और 12th में भी होता है। जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो कई बार बच्चे रिडॉक्स रिएक्शन उतना अच्छे से नहीं समझ पाते। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर के रूल, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ।
तो ये हमारे टॉपिक हैं। इनमें से जितने भी टॉपिक आज कवर हो जाएंगे उतने हम लोग देख लेंगे, बाकी टॉपिक हम अगली क्लास में कवर करेंगे। चलिए बेटा आगे चलते हैं। ये है टाइप्स ऑफ चेंजेस एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ चेंजेस एंड इंट्रोडक्शन। बेटा 1 मिनट के लिए होल्ड करिएगा जरा। चलिए यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ चेंजेस एंड इंट्रोडक्शन। घर से कॉल आ रहा था बेटा, कट गया, चलिए कोई बात नहीं। टाइप्स ऑफ चेंजेस, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। देखिए इन्होंने बताया है कि चेंजेस जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, या तो फिजिकल चेंज होगा या तो केमिकल चेंज होगा। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज किन्हें कहते हैं, इसके डिटेलिंग करना बहुत ज़रूरी है और इसके डिटेलिंग हम लोग आगे करेंगे। ये है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा और फिजिकल चेंज के बारे में ये इतना कुछ आपका डिटेल में लिखा हुआ भी है। तो डायग्राम आप थोड़ा सा देख लो जरा 1 मिनट के लिए, कैसे क्या लिखा हुआ है। फिजिकल चेंज होता क्या है, सुनना ध्यान से। फिजिकल चेंज ऐसे चेंज को कहते हैं, अभी हम आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रहे हैं। फिजिकल चेंज ऐसे चेंज को कहते हैं बेटा जिसमें कोई भी सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी को लूज ना करे। और देखो आइडेंटिटी को तभी कोई सब्सटेंस लूज करता है अगर चेंज होने के बीच उसके बीच बॉन्ड ब्रेक डाउन हो गए, न्यू बॉन्ड बन गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब फिजिकल चेंज में अगर सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहा है तो इसका मतलब बॉन्ड नहीं टूटेंगे। अब बॉन्ड नहीं टूटेंगे तो न्यू मॉलिक्यूल और कंपाउंड नहीं बनेंगे। ठीक है, जैसे ही फिजिकल चेंज में जिस फैक्टर की वजह से चेंज हो रहा है उसको हटाएंगे तो वापस वो अपनी सब्सटेंस ओरिजिनल स्टेट को ऑब्टेन कर लेगा। तो ये आपको कुछ नॉर्मल भाषा में समझ में आई होगी बात। तो देखते हैं यहाँ पे, फिजिकल चेंज इज वन इन विच द सब्सटेंस अंडर गोइंग द चेंज इज नॉट डिस्ट्रॉयड। तो मतलब सब्सटेंस डिस्ट्रॉयड नहीं होगा, ऐसा चेंज जिसमें सब्सटेंस डिस्ट्रॉयड ना हो। डिस्ट्रॉयड होने का मतलब यहाँ पे ये है कि बॉन्ड न टूटे। ठीक है, अगर बॉन्ड टूट गया और न्यू मॉलिक्यूल और कंपाउंड बन गया, न्यू बॉन्ड बन गए, तो इसका मतलब वो चेंज फिर फिजिकल नहीं केमिकल हो जाएगा। तो इसीलिए बोले हैं नॉट डिस्ट्रॉयड का मतलब ये है कि बॉन्ड न टूटे। आगे, दैट इज द सब्सटेंस डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी। ये सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते, वही बताया है। आइडेंटिटी को क्यों नहीं लूज करेंगे, क्योंकि देखो इसका साइज बदल सकता है, कलर बदल सकता है, ठीक है, और चीज़ें बदल सकती हैं, बट ऐसा नहीं होगा कि ये कोई नया मॉलिक्यूल और नया कंपाउंड बन जाए। इन अ फिजिकल चेंज नो न्यू एलिमेंट और न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि बॉन्ड नहीं टूटेगा, इसका मतलब कोई न्यू एलिमेंट और न्यू कंपाउंड कभी बनेगा नहीं फिजिकल चेंज में। When the source responsible for the physical change is removed, जिस सोर्स की वजह से फिजिकल चेंज हो रहा है जैसे उसको रिमूव करेंगे तो सब्सटेंस रिगेन्स इट्स ओरिजिनल स्टेट, अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा। क्लियर है? तो यही चीज़ मैंने आपको बताया भी है नॉर्मल लैंग्वेज में। अगर इसको मैं थोड़ा और नॉर्मल करूं तो सिंपल सी बात यह है कि फिजिकल चेंज में कोई नया कंपाउंड या मॉलिक्यूल नहीं बनता है। ठीक है, नया कंपाउंड या मॉलिक्यूल नहीं बनता है, एक लाइन में अगर बोला जाए। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। ब्रेकिंग ग्लास, आप खुद बताओ, अगर आप ग्लास को तोड़ दोगे, छोटे छोटे पार्टिकल कर दोगे, तो एक बात बताओ, क्या ग्लास के छोटे पार्टिकल की प्रॉपर्टी बड़े ग्लास के जो सीट होगी उससे अलग होगी? नहीं होगी। तो इसका मतलब नया कोई कंपाउंड बना नहीं है। और फिजिकल चेंज में यही बोला गया है कि कोई न्यू कंपाउंड या न्यू एलिमेंट नहीं बनता है। क्लियर है? तो मिक्सिंग कैंडीज, कैंडीज मतलब बहुत सारी टॉफ़ियों को मिक्स कर दो। ठीक है, टॉफ़ी के पैकेट्स हैं, यहाँ शायद उतने सही से नज़र आपको नहीं आ रहे होंगे, टॉफ़ी के पैकेट्स हैं। तो टॉफ़ी के ये जो आपके टॉफ़ी के पैकेट्स हैं उनको मिक्स करोगे तो ये भी फिजिकल चेंज है। श्रेडिंग पेपर, ठीक है, पेपर को हम अगर पार्टिकल में तोड़ दें,
फोल्डिंग पेपर सब लोग जानते हैं, अगर फोल्ड कर देंगे पेपर को तो फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टी ये ऐसा चेंज रहेगा कि अगर फोल्ड करने के बाद पेपर देखोगे तो पहले जो ओरिजिनल पेपर रहा होगा वैसे ही उसकी प्रॉपर्टी होगी, कोई न्यू सब्सटेंस और कंपाउंड तो नहीं बना, नहीं बनना चाहिए, तभी फिजिकल चेंज है, ध्यान रखना। आगे मेल्टिंग आइस। एक बात बताओ, वाटर है, वाटर को जब आप वाटर को फ्रीज करते हो तो आइस बनता है, और आइस को वापस मेल्ट करते हो तो वाटर मिल जाता है। तो एक बात बताओ, फ्रीज करने पे आइस और वाटर एक ही तो है, कोई नया कंपाउंड तो नहीं बना है। अगर बन गया होता नया कंपाउंड वाटर को फ्रीज करने पर, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आइस को मेल्ट करने पर वाटर दोबारा नहीं मिलता। जैसे मैं आपको एक बात बोलूँ कि दूध से दही बन गया है, मान लो मैं आपको भी नहीं पढ़ाया कि कैसा चेंज है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि दूध से दही बन गया है, अब बताओ ये कैसा चेंज है, फिजिकल होना चाहिए कि केमिकल होना चाहिए? तो आप खुद ही बताओ, दूध से दही बन गया है तो दही से वापस तो दूध आप बना नहीं सकते हो, मतलब नया कंपाउंड बन गया है, न्यू बॉन्ड बन गए होंगे, ठीक है। तो आप नॉर्मल लैंग्वेज में भी इसको समझ सकते हो, थोड़ा दिमाग लगा के भी समझ सकते हो। कूपिंग वुड, मतलब लकड़ी को अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हो तो सीधी सी बात है, छोटे टुकड़े और लकड़ी का बड़ा टुकड़ा, कोई नया कंपाउंड तो नहीं बना है तोड़ने के बाद। कटिंग हेयर, हेयर को कट करने के बाद जो बाल हैं छोटे छोटे, उनमें मतलब आप ये बोल सकते हो कि कोई नया इसमें हेयर तो, मतलब हेयर चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, तो कोई नया कंपाउंड तो बनेगा नहीं। ड्राई आइस सब्लिमेशन, एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, सब्लिमेशन का जितने भी प्रोसेस होते हैं, ड्राई आइस सब्लिमेशन, ड्राई आइस हम बोलते हैं सॉलिड CO2 को, और सब्लिमेशन का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस फेज में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जो ये प्रोसेस शो करते हैं उनको हम सब्लिमेटिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। तो ड्राई आइस सॉलिड CO2 को बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब स्टेट बदली है, तो ड्राई आइस मतलब सॉलिड CO2 है, अगर उसका आप सब्लिमेशन करा दोगे बेटा तो इसका मतलब वो गैस फॉर्म वाली CO2 में बदल जाएगी, लेकिन रहेगी तो CO2 ही। अभी मैंने क्या बोला, सब्लिमेशन प्रोसेस किसे कहते हैं? ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस फेज में बदल जाए, तो ऐसे प्रोसेस को सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। अब एक बात बताओ, ड्राई आइस बोलते हैं सॉलिड CO2 को। अब आपकी सॉलिड CO2 सब्लिमेशन कर रहा है, तो इसका मतलब जो आपके सॉलिड CO2 है वो गैस CO2 में बदल रही, क्योंकि सब्लिमेशन का मतलब ही होता है सॉलिड से गैस में जाना, तो रहेगी तो CO2 ही ना। तो कोई नया कंपाउंड और नया एलिमेंट बना है क्या? नहीं बना, और नहीं बना तो इसका मतलब कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को बॉयल करने के बाद कोई नया कंपाउंड नहीं बनेगा, वाटर वाटर के जैसा ही रहेगा, बस वो वेपर फेज वाला वाटर रहेगा। ब्रेकिंग एग्स, ये इंपॉर्टेंट मैं आपको कहूँगा, इस पे ध्यान देना। ब्रेकिंग एग्स का मतलब होता है अंडों को तोड़ना, और अभी एक एग्जाम्पल आएगा रोटन एग, मतलब सड़ा हुआ अंडा। इसमें एक चीज़ ध्यान देना कि जब रोटन एग की बात होती है, मतलब सड़े हुए अंडे की बात होती है, तो एक नया कंपाउंड बन जाता है। या हम अंडे को इतना बॉयल कर दें, जो आपका अंडा जो बॉयल हो जाता है उसमें भी नया कंपाउंड बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोटीन्स होती है उसके बॉन्ड वगैरह टूटते हैं और वो डिफरेंट किसी न किसी नए कंपाउंड में बदल जाता है। तो ब्रेकिंग एग तो फिजिकल है, लेकिन रोटन एग सड़ा हुआ अंडा, और आपका ऐसा एग जिसको आपने बॉयल कर दिया है बहुत ज़्यादा, वो आपके फिजिकल का नहीं, वो केमिकल का होगा, क्योंकि केमिकल में न्यू कंपाउंड बना करते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। एक बार इस स्लाइड को आप और देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब ही होता है कि सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा।
और लूज वो तभी करेगा जब कोई नया कंपाउंड और नया मॉलिक्यूल बन जाए, और नया कंपाउंड नया मॉलिक्यूल तभी बनेगा जब सब्सटेंस के बॉन्ड टूटे और न्यू बॉन्ड बने। तो देखो यहाँ पे समझना, अ केमिकल चेंज इज वन इन विच आइडेंटिटी ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी को क्या करता है, लूज कर देता है। ओके बेटा, इसके बाद हम लोग यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओरिजिनल सब्सटेंस चेंजेज एंड न्यू सब्सटेंस और न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। न्यू सब्सटेंस और न्यू सब्सटेंस दो बार लिखा है, न्यू मॉलिक्यूल और न्यू सब्सटेंस ये होना चाहिए। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल वर्ड होना चाहिए, मॉलिक्यूल वर्ड, मॉलिक्यूल और न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म इन अ केमिकल चेंज। द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस बिफोर, चेंज होने के पहले, एंड आफ्टर द चेंज आर इंटायरली डिफरेंट। तो प्रॉपर्टी तो डिफरेंट रहेंगी, सीधी सी बात है। अब नया कंपाउंड बन गया, नया मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो केमिकल चेंज वो चेंज है, शॉर्ट में समझ लो एक लाइन पे, केमिकल चेंज ऐसा चेंज जो एक बार हो जाए तो नया कंपाउंड और नया मॉलिक्यूल बन जाता है। मतलब मान लो हमारे पास ये पेन है, ठीक है, और इसमें मान लो केमिकल चेंज हुआ, तो अगर मैंने इसको तोड़ा और मान लो, ठीक है, कि केमिकल चेंज कर रहा है, तो जो नए टुकड़े होंगे उनकी प्रॉपर्टी इस पेन से बिल्कुल डिफरेंट होगी। मतलब ये जो पेन था उसने अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया और नया कोई मॉलिक्यूल और कंपाउंड बन गया, ठीक है। और शॉर्ट में समझना है तो ये समझ सकते हो कि केमिकल चेंज में एक बार चेंज हो गया तो दोबारा वो रिवर्स नहीं होता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि बॉन्ड एक बार टूट गए तो फिर वो बॉन्ड जल्दी आपको नहीं मिलेंगे। बर्निंग वुड, ये समझना है आपको, क्योंकि यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन बने हैं। बर्निंग वुड का मतलब समझना, ये बर्निंग वाला जो प्रोसेस है, बर्निंग का कोई भी प्रोसेस हो, बर्निंग या फिर एक प्रोसेस और हो कंबशन, कंबशन, कंबशन का प्रोसेस या बर्निंग का, कंबशन। देखो केमिस्ट्री में क्या होता है कि केमिस्ट्री में बर्निंग और कंबशन एक ही बात होती है। बर्निंग और कंबशन एक ही बात होती है। कभी कंबशन कहा जाए तो कंबशन का मतलब ये भी होता है रिएक्शन विद एयर, और उसी का वो बर्निंग भी कह देते हैं। तो कंबशन लिखा हो या बर्निंग लिखा हो, ये आपका केमिकल चेंज के अंतर्गत आता है, केमिकल चेंज के अंडर में आता है। लेकिन आप एक मिनट के लिए सोचो कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि बर्निंग या कंबशन को हम केमिकल चेंज में पढ़ते हैं। सोच लो जरा एक मिनट, कैसे हो सकता है केमिकल चेंज। तो सुनना जरा, यहाँ पे एक बात बताओ, जैसे लकड़ी है, आप बर्न कर दोगे तो सीधी सी बात है, बर्न करने के बाद मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी, बॉन्ड टूटेंगे उनके बीच के, और ये लकड़ी की जो आग दिख रही है इसके साथ कुछ धुआं निकलेगा, धुआं का मतलब कोई न्यू कंपाउंड निकलेगा, ठीक है। तो लकड़ी ने तो अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी ना, लकड़ी तो राख बन गई। अब ये धुएं को जो निकला हुआ है उसको इकट्ठा करके वापस क्या लकड़ी बना सकते हो? नहीं। क्यों नहीं बना सकते हो? क्योंकि जो धुआं और धुएं के साथ जो पार्टिकल इतने सारे निकले हैं वो नए कंपाउंड बन गए हैं। नए कंपाउंड का मतलब लकड़ी जिस भी चीज़ से बनी होगी, जिस भी मॉलिक्यूल से बनी होगी, उसके बॉन्ड टूट गए होंगे और टूटने के बाद नया कंपाउंड बन गया है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि बर्निंग और कंबशन, ठीक है, बर्निंग बोलो या कंबशन बोलो, ये हमेशा केमिकल चेंज होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जो अपने इंटेस्टाइन वगैरह पे बॉडी में
कैटाबोलिक और एनाबोलिक प्रोसेस होती है, इन दोनों को मिला दिया जाए तो मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अगर आपको सिंपल बताएं तो बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, तो उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। कुकिंग एंड एग, कुकिंग का मतलब ये समझ लो, अभी हमने पढ़ा था ब्रेकिंग ऑफ एग। कुकिंग ऑफ एग का मतलब है एग को कुक करना। कुक करने का मतलब आप ये समझ सकते हो बॉयल करना। तो अभी मैंने बताया था कि कुकिंग ऑफ एन एग, ठीक है, ये आपका कैसा है, कुकिंग ऑफ एन एग, ये आपका केमिकल चेंज है। रीजन क्या है कि जब हम कुकिंग कर देते हैं तो कुकिंग के पहले जो इसके अंदर प्रोटीन होती है, ठीक है, उसके बॉन्ड अलग तरह के रहते हैं। जब कुक कर देते हैं तो प्रोटीन, सीधी सी बात है, बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलके और बहुत सारी चीज़ों में मिलके बनते हैं, वो बॉन्ड टूटते हैं, न्यू प्रोटीन कोई बन सकती है। और न्यू अगर कुछ भी बन गया, न्यू मॉलिक्यूल सब्सटेंस, तो कैसा चेंज है, केमिकल। रोटिंग, बनाना, बनाने का सड़ना, रोटिंग का मतलब सड़ना, सॉरी, रोटिंग बनाना, हाँ ठीक है। मतलब अगर बनाना सड़ गया है तो सड़ने के बाद सीधी सी बात है बनाना के बॉन्ड टूटे होंगे, नया कंपाउंड बना होगा। मतलब सड़ने के बाद वापस वैसा बनाना बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, किसी भी तरीके से नहीं ऑब्टेन कर सकते हो। मतलब केमिकल चेंज हुआ है, फिजिकल हुआ होता तो मिल जाता वापस, ठीक है। विनेगर एंड बेकिंग सोडा, विनेगर मतलब सिरका, बेकिंग सोडा, इन दोनों को मिला दोगे तो सीधी सी बात है आपस में रिएक्ट करके कोई नए प्रोडक्ट बनाएंगे। रिएक्शन में आप सीखते हो, जैसे सोडियम को वाटर में डालें तो सोडियम वाटर से रिएक्शन करके नए प्रोडक्ट बना देता है, और नए प्रोडक्ट बना दिया तो केमिकल चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि केमिकल चेंज में नए प्रोडक्ट बनते हैं। फायर वर्क, कोई चीज़ को आपने जला दिया, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, तो ये भी आपका किसमें आता है बेटा, केमिकल चेंज में आता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि बर्निंग और कंबसन आपका कैसा है, केमिकल चेंज का प्रोसेस है। चलिए आगे देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। मैं एक बार थोड़ा साइड में खड़े हो जाता हूँ, आप थोड़ा डिफरेंस इसका पढ़ लो, ये क्या है। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, आप डिफरेंस पढ़ लो। डिफरेंस आते हैं सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में, ये क्या क्या डिफरेंस है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे आप समझना, अ फिजिकल चेंज इज द चेंज ऑफ मैटर दैट अकर्स विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। तो केमिकल कंपोजिशन नहीं बदलता है। जैसे हमने ग्लास को छोटे छोटे ग्लास के टुकड़ों में तोड़ दिया तो सीधी सी बात है छोटे टुकड़े भी ग्लास के ही हैं, तो केमिकल कंपोजिशन तो नहीं बदलेगा, कोई नया तो बना नहीं है, सही बात है। केमिकल रिएक्शन इज द चेंज ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर, मैटर का केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है, सही बात है। जैसे दूध से हम दही बना दें, तो दूध से अगर हम दही बना दें तो सीधी सी बात है जो दूध की कंपोजिशन होगी, मतलब जो प्रॉपर्टी होंगी, आप ये समझ लो फिजिकल एंड केमिकल, तो क्या वही दही की है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज? नहीं है, सीधी सी बात है। यूजुअली रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब ये है कि जिस सोर्स की वजह से चेंज हुआ है अगर आप उसको हटा लोगे या वो सोर्स रिमूव कर दोगे तो ये प्रोसेस आप रिवर्स कर सकते हो। मतलब फिजिकल चेंज में ये कर सकते हो कि आपने जो किया है उसको दोबारा आप ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला है कि मेरे पास पेन है, मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, 5 टुकड़े, तो पांचों टुकड़ों को लाके मैं फेविक्विक से जोड़ के वापस से पेन बना सकता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब फिजिकल चेंज है ये, है ना। तो इसका मतलब ये रिवर्सिबल है। आपने इसको पहले तोड़ दिया था, अब तोड़ने के बाद जो 5 छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको जोड़ के आपने फिर पेन बना दिया, तो रिवर्स कर दिया ना प्रोसेस को, तो इसका मतलब फिजिकल चेंज कैसा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। चलिए, यूजुअली इरिवर्सिबल, एक बार अगर हो जाए, इरिवर्सिबल का मतलब है कि एक बार अगर चेंज हो गया तो दोबारा हम उस सब्सटेंस को नहीं ऑब्टेन कर सकते। जैसे हम दूध से दही बना दें
तो दही से दूध दोबारा नहीं बना सकते हैं, मतलब रिवर्स नहीं हो सकता प्रोसेस, इरिवर्सिबल रहेगा। इरिवर्सिबल का मतलब एक डायरेक्शन में चलेगा, एक बार प्रोसेस हो गया तो रिवर्स नहीं होगा। न्यू प्रोडक्ट आर नॉट फॉर्म्ड, नया कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है, सीधी सी बात है नहीं बनेगा, सिर्फ कलर बदल सकता है, साइज बदल सकता है, शेप बदल सकता है, फिजिकल चेंज में यही होता है, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म, नया प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि नया इसमें मॉलिक्यूल और कंपाउंड में। सम चेंजेज अकर व्हेन हीटिंग और कूलिंग इज डन, ठीक है। तो कुछ चेंजेस होते हैं जब हीटिंग और कूलिंग होती है। यहाँ पे ये वाले पॉइंट को अच्छे से समझना क्योंकि ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी है। चेंजेज इधर आ जाते हैं। चेंजेज ऑलवेज इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी। केमिकल चेंज जब भी होता है, जिस भी कंपाउंड में होता है, जिस भी मैटर में होता है, तो चेंज होते टाइम या तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है या तो कुछ एनर्जी निकलती है। अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल से आगे समझेंगे, ठीक है। अच्छा, इतनी ज़्यादा नहीं एब्जॉर्ब और रिलीज होती कि तुम्हें महसूस हो, तुम्हें तो लगेगा कहाँ रिलीज हुई है, लेकिन कुछ ना कुछ होती है एब्जॉर्ब और रिलीज। हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द केमिकल बॉन्ड ऑफ द मॉलिक्यूल इन सब्सटेंस। जब ये चेंज होता है तो सीधे इफेक्ट डालता है बॉन्ड ऑफ द मॉलिक्यूल इन सब्सटेंस। जिस सब्सटेंस में केमिकल चेंज हुआ उनके बॉन्ड पे ये सीधे इम्पैक्ट डालता है। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। टाइप्स ऑफ चेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। इनमें से कौन फिजिकल चेंज नहीं है? तो एक बात बताओ, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर। तो जब हम वाटर का बॉइलिंग करेंगे तो वाटर वेपर ही तो बनेगा। वाटर वेपर की प्रॉपर्टी वाटर के जैसे ही रहेगी, मतलब कोई नया कंपाउंड और नया मॉलिक्यूल नहीं बना, तो ये तो फिजिकल चेंज है। इन्होंने पूछा है नॉट अ फिजिकल चेंज, ठीक। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव अ मैटर। मेल्टिंग ऑफ आइस समझना जरा, टू गिव वाटर। अगर आइस मेल्ट होगा तो आइस के अंदर भी वाटर के मॉलिक्यूल हैं, मेल्ट होने के बाद भी जो वाटर बना है उसमें भी वाटर ही है, तो सीधी सी बात है कोई नया कंपाउंड तो बना नहीं है, तो ये भी फिजिकल चेंज है। पूछा है नॉट अ फिजिकल चेंज, तो ये तो दोनों फिजिकल हो गए। डिजोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ये बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है। कुछ बच्चे ये कहते हैं सर अगर हम सॉल्ट को वाटर में मिला दें, डिजॉल्व कर दें, तो पूरी तरह सॉल्ट डिजॉल्व हो जाता है। और फिजिकल चेंज में हमें ये पढ़ाया जाता है कि फिजिकल चेंज हम उसको कहते हैं कि चेंज होने के बाद प्रोसेस रिवर्स कर सकते हो, ठीक है, प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हो। तो सर सॉल्ट को वाटर में मिलाने के बाद तो सॉल्ट और वाटर हम नहीं ऑब्टेन कर सकते, तो सर ये फिर फिजिकल चेंज कैसे है? ये एग्जाम्पल फिजिकल चेंज का है, ठीक है। तो बेटा आपको समझाते हैं, सुनो। सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व करने के बाद आप नहीं अलग कर सकते हो, लेकिन लैब में जो एडवांस टेक्नोलॉजी हैं, ठीक है, ठीक है, तो उनके थ्रू आप धीरे धीरे वाटर को वेपोराइज करके सॉल्ट के क्रिस्टल नीचे आप इकट्ठा कर सकते हो। क्लियर है? एक्चुअल में सॉल्ट वाटर में सॉल्ट का बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है, सिर्फ बॉन्ड नहीं टूटते, मॉलिक्यूल टूटता है। और इतने छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाता है कि जितना साइज वाटर के मॉलिक्यूल का है उतने ही साइज का हो जाता है, तो हमें आँख से दिखना बंद हो जाता है। तो हमें ये लगता है कि लग रहा है नया कोई कंपाउंड बन गया, नया प्रोडक्ट बन गया। नया नहीं बना है, बस वो बड़ा मॉलिक्यूल सॉल्ट का छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटा है अंदर जाके। और इसको आप नहीं कर सकते हो घर पे, लेकिन लैब में एडवांस टेक्नोलॉजी जो होती हैं, ठीक है, बहुत सारे जैसे आप इसमें 11th में आके कुछ पढ़ोगे कि किसी भी कंपाउंड में अगर कोई लिक्विड मिला है, डिजॉल्व है, अनडिजॉल्व है, तो कौन कौन से टेक्निक यूज होती हैं उनको हम लोग अलग करने के लिए। तो डिजोल्यूशन ऑफ वाटर इन सॉल्ट आई थिंक समझ में आया होगा, फिजिकल चेंज है। कंबशन ऑफ लिक्विड फायर्ड पेट्रोलियम गैस,
कंबसन के बारे में बताया था, याद करो। कंबसन या बर्निंग जब भी होता है तो जिस भी कंपाउंड का कंबसन या बर्निंग होगा वो बॉन्ड तोड़ देता है, ठीक है। कंबसन का मतलब ही है कि इतना आपने उसको हीट किया है कि उस कंपाउंड के, उस सब्सटेंस के बॉन्ड टूट गए हैं और नया प्रोडक्ट बन गया है, तभी कंबसन कहा जाता है। और केमिस्ट्री में कंबशन रिएक्शन अभी आगे आएंगी। कंबशन रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्शन विद एयर, और केमिस्ट्री में बर्निंग को भी कंबशन ही कहा जाता है। और कंबशन और बर्निंग तब माना जाता है जब हम किसी भी सब्सटेंस को कंबशन या बर्निंग स्टेट में तभी कहेंगे कि उसको इतना हीट या बर्न कर दिया है कि न्यू बॉन्ड बन गए। तो कंबशन या बर्निंग कैसा है? केमिकल चेंज। तो पूछा था इज नॉट अ फिजिकल चेंज, तो कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है? तो ये वाला फिजिकल चेंज नहीं है। एक बार मैं आपको बता दूं, ये आपका फिजिकल चेंज है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। ये आपका फिजिकल चेंज है और ये ध्यान रखना, ये फिजिकल चेंज है। पूछा है नॉट अ फिजिकल, तो कंबसन या बर्निंग किसी भी सब्सटेंस का हो, चाहे पेट्रोलियम गैस हो, चाहे कोई और सब्सटेंस हो, वो आपका केमिकल चेंज होता है। आई थिंक इट्स अ डन। तो बेटा समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देख लो आप ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, ठीक है। किस में केमिकल रिएक्शन होती है? ये भी एनसीईआरटी का अच्छा एग्जाम्पल है। क्या आप इसको ट्राई करोगे? क्या आप ये ट्राई करोगे? थोड़ा मैं साइड हट जाता हूँ ताकि आप ऑप्शन अच्छे से देख लो और ट्राई कर सको, है ना। चलिए देख लिए होंगे ऑप्शन। कह रहा है कि इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, किस में केमिकल रिएक्शन है? तो केमिकल रिएक्शन का मतलब किस में? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में होने वाले रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर। अंडर प्रेशर का मतलब होता है काफ़ी लो प्रेशर पे हमने स्टोर करके रखा है ऑक्सीजन को। तो एक बात बताओ, प्रेशर लो और हाई करने से सिर्फ मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस बढ़ सकती है और घट सकती है। मॉलिक्यूल तो वही रहेगा, कोई नया मॉलिक्यूल तो बन नहीं जाएगा। तो चाहे आप ऑक्सीजन गैस को अंडर प्रेशर रखो, चाहे नाइट्रोजन गैस को रखो, चाहे जिस गैस को रखो, वो गैस वही रहेगी। ज़्यादा अगर हाई प्रेशर किसी गैस पे लगा दिया जाता है तो वो लिक्विड स्टेट में चली जाती है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, लेकिन रहेंगे तो उसी गैस के। तो कोई नया कंपाउंड या नया मॉलिक्यूल बना नहीं बना। तो ये आपका प्रोसेस कैसा है? ये तो आपका फिजिकल चेंज का है, ये केमिकल नहीं है, क्योंकि नया कुछ बन नहीं रहा। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर का मतलब है कि एयर को लिक्विड में कन्वर्ट करना। तो लिक्विड में आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? हाई प्रेशर पे एयर को भर दोगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन रहेगी तो एयर ही। और केमिस्ट्री में जनरली एयर का मतलब हम लोग O2 से समझते हैं, ऑक्सीजन को जनरली एयर कहते हैं, ठीक है। जैसे आगे आएगा रिएक्शन विद एयर, इसका मतलब है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक। कीपिंग अ पेट्रोल इन चाइना डिश इन ओपन। तो सुनो, अगर हमने पेट्रोल को मान लो ये पेट्रोल के पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, तो अगर पेट्रोल को आपने ओपन कंटेनर में रख दिया है तो सिर्फ ये वेपराइज हो जाएगा, वेपर फॉर्म में पेट्रोल के मॉलिक्यूल दिखेंगे, लेकिन रहेगा तो पेट्रोल ही, कोई नया तो मिलेगा नहीं। नया नहीं मिलेगा तो ये भी आपका फिजिकल चेंज है। हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। अगर बेटा ये लाइन न लिखी होती ना, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ये समझना ध्यान से। मान लो ये इतना लिखा होता हीटिंग ऑफ कॉपर वायर एट हाई टेम्परेचर, तो सिर्फ हाई टेम्परेचर पे हीट कर दिया है
इसको मैं एक बार फिर से बोल दूं, यहाँ पे ध्यान देना, अगर मान लो इस क्वेश्चन में इस लाइन पे ये लाइन ना होती तो कैसा चेंज होता, और ये लाइन है तो कैसा चेंज है, यहाँ समझना ध्यान से। हीटिंग कॉपर वायर इन, मान लो ये लाइन हटा रहा हूँ मैं, मान लो ये लिखा होता इन एट हाई टेम्परेचर। तो एक बात बताओ, हाई टेम्परेचर पर अगर कॉपर वायर को गर्म करोगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कॉपर गर्म हो जाएगा। थोड़ी देर बाद जब आप हीट देना बंद करो ठंडा, तो मतलब फिजिकल चेंज हो जाएगा। लेकिन जब आप एयर की प्रेजेंस में गर्म कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि आप ना कॉपर को एयर मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म कर रहे हो, तो यहाँ पर कॉपर का ऑक्साइड मिलेगा, और कॉपर का ऑक्साइड अगर आपको मिला है तो इसका मतलब क्या है बेटा, कि नया कंपाउंड मिल गया, और नया कंपाउंड मिल गया इसका मतलब एक ऐसा चेंज है, केमिकल चेंज है। तो इन प्रेजेंस ऑफ एयर दिस इज द केमिकल चेंज, और विदाउट एयर एट हाई टेम्परेचर हीटिंग पे दिस इज अ फिजिकल चेंज। तो आपसे पूछा था केमिकल रिएक्शन कौन सी है या केमिकल चेंज कौन सा है, तो तीनों तो फिजिकल हैं, बाकी ये आपका कैसा है, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपका केमिकल है। एक बार और देख लो आप, चलिए आगे बढ़ते। ये भी है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स। पूछा गया है इज द इवापोरेशन ऑफ पेट्रोल। एक चीज ध्यान रखना, इवापोरेशन किसी भी चीज का हो, इवापोरेशन का मतलब सिर्फ इतनी है बात, सिर्फ इतनी बात है, इवापोरेशन का मतलब सिर्फ ये है कि लिक्विड से लिक्विड टू गैस स्टेट में कन्वर्जन। अगर कोई कंपाउंड लिक्विड से गैस स्टेट में या वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम इवापोरेशन बोलते हैं। अब वो चाहे पेट्रोल का हो, चाहे वाटर का हो, चाहे किसी भी कंपाउंड का हो। एक बात बताओ, पेट्रोल अगर इवापोरेट होगा, लिक्विड से गैस में जाएगा, तो रहेगा तो पेट्रोल ही ना, क्या कोई नया कंपाउंड बन जाएगा? और नया अगर नहीं बना है तो कैसा चेंज है? फिजिकल है। अगर पेट्रोल की जगह वाटर भी लिखा होता वो भी फिजिकल। किसी भी सब्सटेंस का इवापोरेशन लिक्विड से गैस स्टेट में कैसा चेंज है बेटा? फिजिकल चेंज है। तो इसका आंसर क्या होगा? फिजिकल और केमिकल कौन सा चेंज? तो दिस इज द फिजिकल चेंज। चलिए आगे देखते हैं। इज बर्निंग ऑफ लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। बर्निंग वर्ड आ गया, इसका मतलब केमिकल चेंज है। बर्निंग का मतलब ही होता है कि इतना हीट करोगे बॉन्ड टूट जाए। तो बर्निंग ऑफ लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, फिजिकल और केमिकल, तो सोचना नहीं है बेटा, दिस इज द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज है। आगे देखते हैं हम लोग। दिस इज द केमिकल चेंज। इज द हीटिंग ऑफ आयरन रॉड टू रेड हॉट। अब देखो बोल रहा है कि आयरन रॉड को रेड हॉट तक गर्म करा। अब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर नहीं कहा है, एयर के प्रेजेंस में करता तो आपका नया कंपाउंड बन सकता था। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर नहीं है, सिर्फ गर्म कर रहे हो और रेड हॉट तक। तो जब आप गर्म करना बंद कर दोगे तो वापस फिर आयरन वैसा ही मिल जाएगा। तो इसका मतलब एक ऐसा चेंज है बेटा, ये आपका है फिजिकल चेंज। दिस इज द फिजिकल चेंज। आगे, इज द कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मतलब दूध का खट्टा होना, या कर्डलिंग मतलब दही में कन्वर्ट होना। तो सीधी सी बात है, दही बन गया तो दोबारा दूध तो मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब ये कैसा चेंज है आपका? ये है आपका फिजिकल, सॉरी ये है आपका कैसा? केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज होगा ये, केमिकल चेंज। चलिए, इज द सब्लिमेशन। सब्लिमेशन किसी का भी हो, बताया था सब्लिमेशन का मतलब है कि सॉलिड से गैस स्टेट में जाने को। अब सॉलिड से कोई गैस में गया है तो रहेगा तो भाई बस फेज बदल गई है उसकी, पहले वो सॉलिड था अब गैस फेज में है।
तो सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड अगर सॉलिड स्टेट में जाए या इसकी जगह कपूर होता या आपका आयोडीन होता, ठीक है, ये सब सब्लिमेटिंग एजेंट होते हैं, तो कोई भी होता तो ये कैसा चेंज होता आपका बेटा, सब्लिमेशन हमेशा फिजिकल चेंज होगा, दिस इज द फिजिकल चेंज। तो यहाँ लिख देते हैं फिजिकल चेंज। चलिए, ये रहे आपकी स्लाइड, एक बार आप और देख सकते हो, इसको देख लीजिए। इसीलिए बेटा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि पढ़ाते समय क्या होता है ना कि आप साथ में नोट्स नहीं बना पाते हो। अब ये नोट्स जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है, ये पूरे साइंस के नोट्स आप हमसे परचेज कर लो पहले से, और जब भी इस चैप्टर को देखो तो देखने के पहले आपके सामने नोट्स होने चाहिए, ठीक है। हमसे आप पीडीएफ ले लो, फिर उसका प्रिंट आउट निकला लो और सामने रखो। जो जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं, जो जो चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, आप पढ़ने के साथ साथ राइट डाउन करना मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग बोर्ड के सामने होते हैं ज़्यादातर टाइम, तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखती ही नहीं हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है बेटा, ये है, इसको आप तब तक रीड करो, थोड़ा पानी और पी लिया जाए। What is the chemical reaction? तो chemical reaction is the process in which some known substance are changed into new substance. न्यू सब्सटेंस में चेंज हो जाएंगे। तो केमिकल रिएक्शन, इसका मतलब केमिकल चेंज में होने वाली रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि उसमें न्यू सब्सटेंस बनता है। तो ये बात आप समझो। चलिए आगे देखते हैं। A chemical reaction is represented by a shorthand notation called chemical equation as reactant and product. ये बात भी समझो, कोई भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, समझना आप। रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड हमेशा लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड, बीच में एरो लगाया जाता है, और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड लिखा जाता है। प्रोडक्ट को किधर लिखा जाता है बेटा, राइट हैंड साइड लिखा जाता है। तो ये इसमें यही था, रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड लिखा जाता है, ये चीज। आगे है, कभी भी कोई भी केमिकल चेंज में जो रिएक्शन इन्वॉल्व है, उसमें अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है मतलब, तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि क्या क्या कैरेक्टर होते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो जनरली जब भी कोई भी केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, फिर से सुना देता हूँ, आपको बता देता हूँ। केमिकल चेंज जब होता है, चेंज का मतलब क्या है, प्रोसेस है, एक रिएक्शन है। तो केमिकल चेंज में जो रिएक्शन इन्वॉल्व होती है ना, उसी रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन कहते हो। और आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, तो केमिस्ट्री में जितनी रिएक्शन है सब में नया प्रोडक्ट बनता है, तो जनरली आप केमिकल रिएक्शन इतनी सारी पढ़ते हो, तो वो सारे केमिकल चेंज हैं। केमिकल चेंज में वो जो रिएक्शंस इन्वॉल्व है, उसी रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, तो आई थिंक इसमें अब डाउट नहीं होना चाहिए, तो जनरली सब्सटेंस का कलर चेंज हो जाता है, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, क्योंकि केमिकल चेंज में, याद करो पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, कि केमिकल चेंज में ऑलवेज क्या होता है कि हीट या तो एब्जॉर्ब होती है या तो रिलीज होती है, कोई नई गैस बन सकती है। ये सब आइडेंटिफिकेशन के तरीके हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और चेंज इन स्मेल, स्मेल का मतलब उसके कोई पहले स्मेल रही होगी। जैसे एग है, अगर कच्चा एग आप फोड़ो, कच्चा एग फोड़ो,
तो उसकी स्मेल अलग होगी। लेकिन वही रॉटन एग हो जाए, सड़ा हुआ अंडा हो जाए, और रॉटन एग बताया था केमिकल चेंज होता है क्योंकि नया कंपाउंड बन गया, तो उसकी स्मेल क्या पहले जैसे एग की रहती है? नहीं, बहुत ख़राब स्मेल रहती है। कभी आप करके देखना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, इस पे क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो एक बार फिर से ध्यान रखो, कलर चेंज हो सकता है, स्मेल बदल सकती है सब्सटेंस की, कोई गैस निकल सकती है, टम्परेचर चेंज हो सकता है, हीट रिलीज हो सकती है, एब्जॉर्ब, और प्रेसिपिटेट बन सकता है। प्रेसिपिटेट उसको कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो बीकर के बॉटम पर मॉलिक्यूल कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। अब इसका डायग्राम भी आएगा। ये चेंज इन कलर को दिखाया गया है। आयरन नेल, नेल का मतलब ये पतली सी रॉड है आयरन की, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला गया है। तो कुछ टाइम बाद देखा गया कि इनकी आपस में रिएक्शन हो गई। तो रिएक्शन होने में जनरली ये कॉपर सल्फेट आपको ब्लू कलर का दिख रहा होगा, और जैसे ही इसमें आयरन डाला तो इन दोनों ने मिलकर केमिकल चेंज किया, और रिएक्शन जो इन्वॉल्व है उसको केमिकल रिएक्शन कहेंगे। और देखो यहाँ पे FeSO4 सॉल्यूशन लिखा है, ठीक है, क्योंकि आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करेगा जब, तो आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा। यहाँ मैं रिएक्शन दिखा दूँ, जब भी आयरन को कॉपर सल्फेट में डाला जाएगा, रिएक्शन समझना, आयरन और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला तो आयरन यहाँ से कॉपर को रिप्लेस कर देगा, और फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बनेगा और कॉपर ये रहेगा। अब फेरस सल्फेट का कलर ऐसा होता है, तो अगर ये फिजिकल चेंज होता है ना तो कलर चेंज नहीं होता है ना, कलर चेंज नहीं होता, मतलब थोड़े टाइम के लिए हो सकता है, लेकिन जैसे सोर्स हटेगा तो वापस मिल जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, ये कलर एक बार चेंज हो गया तो अब चाहे तुम कील हटा भी लो, क्या इसका कलर वापस ऐसा आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर नया कंपाउंड बन चुका है, फेरस सल्फेट। समझ में आई होगी ये बात? नया कंपाउंड बन चुका है जिसका नाम क्या है? फेरस सल्फेट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चेंज इन स्मेल, स्मेल भी बदल सकती है, बोला था कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। केमिकल रिएक्शन में गिव ऑफ अ स्मेल ऑफ न्यू ऑर्डर, ठीक है। एग्जाम्पल फूड रोटिंग, कभी भी कोई भी फूड हो वो सड़ गया है, सच एज रोटन एग, बार बार बोल रहे थे रोटन एग, आ गया रोटन एग। और इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, रोटन एग, जब एग आपके सड़ जाते हैं, अंडे सड़ जाते हैं, तो जो प्रोटीन है उसके अंदर बेटा वो नए किसी तरह के कंपाउंड में बदल जाती है, तभी उसकी स्मेल बदल जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसको देख लो एक मिनट के लिए, क्या है? टेम्परेचर में चेंज भी हो सकता है। जैसे ये रिएक्शन है, मान लो हमने NaOH में H2SO4 मिलाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड में सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया, तो मिलाने के बाद पहली बात तो देखो ये न्यू कंपाउंड बन गए, ये न्यू कंपाउंड होंगे, सीधी सी बात है, ये अलग कंपाउंड है, ये अलग है, ये दोनों अलग हैं, तो ये दोनों मिलके न्यू कंपाउंड बना दिए, तो चेंज तो केमिकल है। अब इस रिएक्शन में आपको जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पे जो हीट रिलीज होती है वो 13.7 किलो कैलोरी हीट रिलीज होती है, यहाँ पे लिखा नहीं है। तो हीट इज प्रोड्यूस, अब आप इसको एक्टिविटी को आप लैब में भी कर सकते हो, और ये एक्चुअल में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखी है, ये आपको आगे पढ़ाया भी जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ गैस, हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि गैस भी बन सकती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट दे दो, तो हीट देने के बाद ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस होती है। गैस के लिए ये एरो यूज करते हैं, प्रेसिपिटेट के लिए नीचे वाला CO2 गैस। आगे देखते हैं, प्रेसिपिटेट बन सकता है। देखो जब दो लिक्विड रिएक्ट टुगेदर, तो यहाँ पे देखो ये आपको दिख रहा होगा, हमने बोला था बीकर के बॉटम में बहुत सारे मॉलिक्यूल कलेक्ट हो जाते हैं, तो उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। अब ये रहा क्वेश्चन, ये देखिए
क्वेश्चन एग्जाम का ही है, अब आप इसको अटेम्प्ट करिए। मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूँ ताकि आप ऑप्शन को देख पाएँ। चलिए देख लिया होगा। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन की आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने केमिकल रिएक्शन की आइडेंटिफाई की अभी पढ़े ही है ना, और इनको बेटा लर्न करना है, बार बार रिवाइज करना है। तो चेंज इन स्टेट, स्टेट में बिल्कुल चेंज हो सकता है, कलर और टेम्परेचर बिल्कुल चेंज हो सकता है, रॉटन एग का कलर अलग होता है और बिना रॉटन एग का अलग होता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, अभी हम लोगों ने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं तो नए प्रोडक्ट 2 मिल रहे हैं जिसमें से एक गैस निकल रही है, तो ये भी हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अच्छा कुछ बच्चों को ये डाउट होगा कि सर केमिकल रिएक्शन के जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े हैं तो क्या हर केमिकल चेंज में सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? नहीं बेटा, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हर केमिकल चेंज में नहीं होंगे। मतलब ये है कि केमिकल चेंज को ऐसे ऐसे पहचान सकते हो इतने तरीकों से। अब किसी में गैस निकल रही है तो वहाँ से पहचान लोगे, किसी की स्मेल बदल रही है वहाँ से पहचान लोगे, कोई प्रेसिपिटेट बना रहा है वहाँ से पहचान लोगे, कोई हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वहाँ से पहचान लोगे, कोई रिलीज कर रहा है वहाँ से पहचान लोगे। आई बात समझ में कि नहीं? आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हो तो दिमाग थोड़ा कम चलता है आपका, या किसी किसी का बहुत ज़्यादा भी चलता होगा, ठीक है, लेकिन जिसको मान लो कम आ रहा है इसीलिए मैंने दोबारा इसको समझा दिया है कि सारे कैरेक्टरिस्टिक जरूरी नहीं है कि एक केमिकल रिएक्शन में पूरे ही पाए जाएं, ठीक है। जैसे मैं आपसे ये बोलूं कि मान लो एक लड़के का नाम अमन है और अमन के अंदर 8-10 क्वालिटी हैं, तो अगर आप किसी एक क्वालिटी का नाम लोगे तब भी तो अमन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ना कि हाँ ये अमन हो सकता है। बात सही है ना? चलिए, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ ऑल ऑफ द, तो ये सारी प्रॉपर्टी पाई जाती हैं एक केमिकल चेंज में। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बेटा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन में मार्क कर दिया जाए, डी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे आते हैं। हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यहाँ पे समझना कि केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे हैं। अभी हम लोगों ने समझा था कि रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड, लेकिन IUPAC का रिकमेंडेशन ये है, एज पर IUPAC रिकमेंडेशन, कि जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखो तो उनके फिजिकल स्टेट भी लिखो साथ में, कि जैसे कोई सॉलिड में है तो नीचे S लिख दो, कोई लिक्विड में है तो नीचे L लिख दो, कोई एक्वस में है तो AQ लिख दो, है ना, कोई गैस में है तो G लिख दो। तो यही लिखा जाता है, इंडिकेटेड बाय द सिंबल्स इन अ स्मॉल ब्रैकेट इन फ्रंट ऑफ द सब्सटेंस इन अ केमिकल इक्वेशन। अब ये है बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो एक बात बताओ, ये तो बहुत आसान सी बात है। बैलेंस इक्वेशन में सीधी सी बात है, लेफ्ट हैंड साइड जितने भी रिएक्टेंट के अंदर एटम होंगे वो सब बैलेंस होंगे, और अनबैलेंस में कि लेफ्ट और राइट हैंड साइड एटम्स आपको बैलेंस नहीं मिलेंगे जनरली, है ना। तो देखते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में सेम नंबर ऑफ एटम रहेंगे डिफरेंट एलिमेंट के एज वेल एज प्रोडक्ट, सब में सेम रहेंगे, अनबैलेंस में कुछ भी सेम नहीं रहेगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हाँ, रिएक्टेंट तरफ जितना मास है, टोटल रिएक्टेंट का जो मास होगा वो टोटल प्रोडक्ट के बराबर होगा, मतलब सेम होगा। क्यों? क्योंकि बैलेंस है ना, तो जितना रिएक्टेंट होगा उतना प्रोडक्ट होगा। और यहाँ पे अनबैलेंस में सेम नहीं होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास। एग्जाम्पल लिखा है, जैसे देखो यहाँ नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई है, 2 का मल्टीप्लाई मतलब नाइट्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3 थे, 3 × 2 6 है, तो ये सब बैलेंस है। यहाँ देख लो ये बैलेंस नहीं है, N2 और H2 NH3 बना रहा है, ये बैलेंस नहीं है। तो ये आसान सी बात थी, इसमें कुछ खास बात नहीं है। आगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन का कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा, तभी तो हम बैलेंसिंग पढ़ रहे हैं। तो क्या इम्पोर्टेंस है समझो ज़रा। इसमें भी मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ ताकि आप थोड़ा सा देख लो।
देख लिया होगा आपने, तभी आपको बोल रहा हूँ बेटा कि आप लोग नोट्स पूरे साइंस के परचेज कर लो, ताकि नोट्स आपके सामने रहें जो आपको पढ़ाया जाए। इम्पोर्टेंस ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्या इम्पोर्टेंस है समझना। द बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन इज इसेंशियल और नेसेसरी टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है, क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये स्टेटमेंट है इसका कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। मतलब क्या है सिंपल वर्ड में, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैटर ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। तो एक बात बताओ, अगर हमारी रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो रिएक्टेंट के तरफ का जितना मास होगा प्रोडक्ट के मास के बराबर नहीं होगा, और बैलेंस है तो जितना रिएक्टेंट का टोटल मास होगा उतना प्रोडक्ट का होगा। तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करेगा। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की नीड यही है सबसे ज़्यादा, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के कंडीशन को फुलफिल करना है। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस बाय द मेकिंग नंबर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एलिमेंट equal on both sides of the equation. The balancing of chemical equation is done with the help of hit and trial method. Hit and trial method ही जनरली हम लोग यूज करते हैं, ये लिखा हुआ है hit and trial method. Hit and trial method. Hit and trial method का मतलब क्या है, आप थोड़ा सोचोगे कि कैसे बैलेंस करना है, और इसमें मैं आपको कुछ दो तीन खास बातें बताऊंगा जिसमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाने में आपको हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे सिंबल फॉर्मूला रिएक्टेंट प्रोडक्ट एडजस्टेड इन सच अ वे दैट द टोटल नंबर ऑफ एटम, ये बोल रहे हैं कि आपको कुल मिला के ऐसे सोचना है कि कैसे एडजस्ट करें, किसका मल्टीप्लाई करें, ठीक है, रिएक्टेंट में किस रिएक्टेंट में करें, प्रोडक्ट में किस में करें, कैसे करें। तो अभी देखो जब एग्जाम्पल आएंगे ना इसके, तब आप सही से आप हिट एंड ट्रायल मेथड समझ पाओगे। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद। द मेजर स्टेप दैट आर इन्वॉल्व इन आ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कौन से मेजर स्टेप जरूरी होते हैं। ठीक है, तो सुनो जरा, पहले इसको आप पढ़ लो कि क्या लिखा है। अब देखो इतने सारे स्टेप्स तो आपको याद रहते नहीं हैं कि आपको क्या करना है, और देखो बोर्ड एग्जाम में ये नहीं आता आपसे क्वेश्चन कि मेजर स्टेप बताओ बैलेंसिंग के, इसके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे। तो देखो आपको मैं नॉर्मल लैंग्वेज में पहले बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, तो हमें सबसे पहले ये करना होता है कि उन एलिमेंट के नाम लिख लो या कंपाउंड के नाम लिख लो। एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के। रिएक्टेंट तरफ रिएक्टेंट लिख लो, प्रोडक्ट तरफ प्रोडक्ट लिख लो। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी रिएक्टेंट तुमसे बोले गए हैं वो लिख लो, और राइट हैंड साइड में जितने भी प्रोडक्ट बोले गए हैं वो लिख लो। रिएक्टेंट के बीच में प्लस साइन यूज करते हैं अगर रिएक्टेंट एक से ज़्यादा है, प्रोडक्ट अगर एक से ज़्यादा है तब भी पॉजिटिव साइन का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर आप उसमें हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज कर सकते हो। तो देखो यहाँ काफ़ी डिटेल में लिखा है, द केमिकल इक्वेशन आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में लिख लो, जैसे हमने बोला कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद, जैसे मान लो मैंने ये बोला कि सोडियम रिएक्ट विद वाटर एंड गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H2 गैस, मान लो ये बोला। तो जो जो हमने रिएक्टेंट में बोला उसको वर्ड फॉर्मेट में लिख लो,
और ये देखो जब क्वेश्चन आएंगे ना तब ये ज़्यादा चीज़ तुम्हें समझ में आएगी। तो ये आपने समझा, वर्ड इक्वेशन लिख लो। वर्ड इक्वेशन का मतलब वर्ड फॉर्मेट में लिख लो। जैसे हाइड्रोजन बोला है तो हाइड्रोजन लिख लो पहले। मान लो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बोला, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, और इन्होंने बोला कि हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है, तो सबसे पहले आप इसको वर्ड फॉर्म में लिख लो। ये वर्ड फॉर्म में आपने लिख लिया। फिर आपको इसके सिंबल लिखने होते हैं। तो हाइड्रोजन गैस का सिंबल क्या होता है, H2, ये लिख लो। इसका क्या होता है, Cl2, ये लिख लो। हाइड्रोजन क्लोराइड का सिंबल क्या होता है, HCl, ये लिख लो। ठीक है। फिर ये देखो, इन्होंने बोला रिएक्टेंट्स और लेफ्ट हैंड साइड, तो पहले ही हम स्लो समझ चुके हैं। एंड प्रोडक्ट आर द राइट हैंड साइड। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेपरेटेड बाय एन एरो, ये पहले सीख चुके हैं। तो रूल पे बहुत ध्यान नहीं देना है, बस आप जैसे 2-4 क्वेश्चन करोगे तो आने लगेगा। वर्ड इक्वेशन इज देन कन्वर्टेड इनटू सिंबल। देखो ये वर्ड इक्वेशन थी, इनको सिंबल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। विद द सिंबल्स एंड द फॉर्मूला यूज फॉर ऑल द रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर रिटेन। Then the atom of different element on both side of the equation are made equal. फिर हम क्या करते हैं, this is how balancing of equation is done. The formula of substance while balancing the equation should not be changed. देखो जब बैलेंस करो तो फॉर्मूला तो नहीं बदल सकते हो। अब सीधी सी बात है, बदलोगे भी क्यों, क्योंकि जो जिसका होता है वही लिखोगे। हाइड्रोजन का अगर H2 है तो H2 ही लिखोगे, Cl2 है तो Cl2 ही लिखोगे क्लोरीन गैस का। ट्राई टू मेक द इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव इफ पॉसिबल। मोर इन्फॉर्मेटिव का मतलब समझ लो बेटा, जो जिस स्टेट में है, अभी बोला था आईयूपीएससी ने, आईयूपीएससी की रिकमेंडेशन है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो जिस स्टेट में वो स्टेट भी लिखोगे। इसको कहते हैं कि इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाओ अगर पॉसिबल हो सके तो। अगर तुम्हें आता है कि हाइड्रोजन किस स्टेट में पाई जाती है, तो गैस है तो गैस के फॉर्म में, जैसे सोडियम है तो सॉलिड के फॉर्म में, तो इस तरीके से। बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, ये कोई केमिकल इक्वेशन है। ठीक है। लेट अस कंसीडर। अब देखो एग्जाम्पल आए हैं, तो अब आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझ पाओगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से आप समझ पाओगे। ये है, लेट अस कंसीडर द केमिकल इक्वेशन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ फेरिक क्लोराइड। तो सीधी सी बात है, पहले तो फेरिक क्लोराइड वर्ड फॉर्म में लिखा गया होगा, और डिकम्पोजिशन के बाद क्या बनता है ये थोड़ा लर्न भी होना चाहिए। और धीरे धीरे आप जब केमिस्ट्री में आगे बढ़ोगे तो लर्न हो भी जाता है। अभी आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हो तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि डिकम्पोज होने के बाद ये बनता है। तो इसमें टेंशन आप मत लो कि जैसे जैसे आप केमिस्ट्री में आगे बढ़ते जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें आने लगती हैं। द नंबर ऑफ एटम ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड आर गिवन बिलो। अब देखो ये पूरा रूल है, इस तरीके से समझाने के लिए होता है, लेकिन जब हम इसके क्वेश्चन करते हैं ना तो हर बार इतना लंबा प्रोसेस नहीं लिखेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तो बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगा ये कैसे जल्दी करते हैं। ठीक है। तो देखो रिएक्टेंट साइड एलिमेंट लिखे, नंबर ऑफ एटम लिखे सबके, जैसे आयरन के 2 हैं, यहाँ पे क्लोरीन के 3 थे, 2 का मल्टीप्लाई 6 हो गए। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि आयरन के 2 हैं और क्लोरीन के 2 × 2 4 और इधर 6, तो ये बैलेंस फॉर्म में लिख दी गई है। तो लिखी कैसे गई होगी, 1 मिनट के लिए बता देता हूँ। पहला स्टेप यही लिखा गया होगा वर्ड फॉर्मेट में, मतलब वर्ड इक्वेशन लिखी गई होगी कि फेरिक क्लोराइड है। ठीक है। और ये आपके जो जो बने हैं वर्ड फॉर्म में लिखा है, फिर इनके सिंबल लिखे गए होंगे। ठीक है। इनमें स्टेट नहीं लिखी है कि कौन किस स्टेट में, स्टेट भी लिखना चाहिए अगर आपको आता हो, तभी वो मोर इन्फॉर्मेटिव होगी। फिर हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के इनको बैलेंस किया गया होगा किसमें किसका मल्टीप्लाई करना चाहिए। ठीक है। तो ये पूरा एक एग्जाम्पल है, लेकिन अभी बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल आएंगे जो हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में करना कैसे। ये तो किया हुआ है। ठीक है। इसमें तो खुद ही इन्होंने कर दिया है। ये है। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे, यहाँ पे आप समझोगे। देख लो क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के।
मैंने आपको बोला है कि सारे स्टेप फॉलो नहीं करने हैं, वर्ड इक्वेशन से शुरू करके सब पूरा डिटेल में नहीं लिखना होता है, कैसे शॉर्ट में करना होता है वो आपको मैं समझा रहा हूँ। देखना, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन बदलना है इस स्टेटमेंट को, एंड देन बैलेंस इट। इन्होंने बोला हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अब देखो हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया इन्होंने बोल दिया है, तो वर्ड तो इसके दिख ही रहे हैं, तो आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना होता, आपको तो केमिकल इक्वेशन के स्टेटमेंट में बदलना है ना। तो हाइड्रोजन गैस सीधे सीधे सिंबल में लिखो, आपने हाइड्रोजन गैस लिख दिया, और IUPAC की रिकमेंडेशन है कि आप कोशिश करो कि उसके स्टेट लिखो, तो गैस की ये। अब यहाँ पे किससे कंबाइंड हो रहा है, नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन गैस का भी सिंबल लिख दिया हमने जी। और ये आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, जिनको ना पता हो जान लो। अब देखो ये तुमने वर्ड इक्वेशन में ना लिख के सीधे सिंबल के फॉर्म में लिखना है, अब फिर तुरंत हिट एंड ट्रायल लगा देना है। तो हिट एंड ट्रायल जो कैसे सोचा जाता है, जैसे हाइड्रोजन 2 है, इधर 3 है, तो अभी तो दिमाग नहीं चल रहा है कि हम क्या करें। अब इधर देखो नाइट्रोजन 2 है, तो नाइट्रोजन 1 है, तो यहाँ तो दिमाग अभी तुरंत चल जाएगा कि यहाँ पे हम 2 कर सकते हैं। जैसे ही नाइट्रोजन बैलेंस हुआ तो दूसरे को देखो कि क्या डिसबैलेंस हुआ, तो हाइड्रोजन 3 की जगह 3 × 2 6 हो गया, तो इसका मतलब हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 6, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गई देखो बैलेंस। बैलेंस इक्वेशन आपने लिख दी, ठीक है बेटा। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन, अगला क्वेश्चन है, एंड देन बैलेंस इट। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये वर्ड तो खुद ही लिखे हैं, सीधे आप इसके सिंबल्स लिखो। तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S को बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, और प्लस एयर O2, एयर का मतलब है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो ये बोल रहे हैं कि गिव्स वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड आप बना दो प्लस वाटर। अब देखो हीट एंड ट्रायल लगाओ, तो यहाँ से सोचा जाता है, पहले एलिमेंट से सोचो, हाइड्रोजन 2 है, अभी इधर 2 है, तो अभी तो कुछ यहाँ हीट एंड ट्रायल का दिमाग नहीं काम करेगा। सल्फर देखो यहाँ 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है, ठीक, आगे बढ़ते जाओ ऐसे। ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 3 है, तो एक बात बताओ, ऑक्सीजन को ही सबसे पहले बैलेंस कर लो, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फर तो ही बैलेंस दिख रहे हैं, तो जो डिसबैलेंस दिख रहा है उसमें आप दिमाग लगाओ। तो देखो यहाँ पर अभी ऑलरेडी 1 का मल्टीप्लाई है, ये कुछ नहीं लिखा तो 1 का है, तो अच्छा 2 करके देखें क्या होगा। 2 करेंगे तो ऑक्सीजन 4 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए आपके 4। ये थोड़ा कम सही दिख रहा है बेटा, इसको थोड़ा इरेज कर दें। यहाँ पर ये O2 है गैस के फॉर्म में, यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा, जैसे मैं आपको यहाँ समझाऊँ, ये O2 लिखा है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 1 O2। तो अगर यहाँ 1 है तो देखो कैसे किया जाता है कि देखो हाइड्रोजन 2 है, तो 2 है, तो अब इसमें क्या बैलेंस करोगे, या हिट एंड ट्रायल ऐसे नहीं लगाया जाता, जब आप करोगे बार बार क्वेश्चन तब आपको धीरे धीरे आने लगेगा। सल्फर 1 है, 1 है, तो अभी आप कुछ बढ़ाओगे तो आपका दिमाग बहुत नहीं चलेगा। लेकिन ऑक्सीजन देखो तुम, यहाँ 2 है, इधर 3 है, तो इधर और इधर तो हम बराबर कर सकते हैं। तो बराबर कहाँ से शुरुआत करनी है, रिएक्टेंट तरफ जो आपने देखा है वहाँ पहले चेंज करने की कोशिश करना। तो यहाँ पर ये 1 है, तो हम इसको 2 करके देखें, 2 जैसे ही करेंगे तो ऑक्सीजन 4 हो गया। अब 4 ऑक्सीजन इधर करना है, तो अगर हम इस पर 2 का कर देंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा, तो हमारी मजबूरी है कि हम इसी में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे ही ये जहाँ पे किया है मल्टीप्लाई, तो ऑक्सीजन का तो काम सही हो गया, लेकिन किसका काम गड़बड़ हो गया, हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन कितने हो गए 4,
तो हाइड्रोजन 4 करने हैं तो सीधी सी बात है इस पे फिर 2 का करना पड़ेगा। अब जैसे ही इसमें आपने 2 का किया तो सल्फर आपके कितने हो गए, यहाँ पे सल्फर आपके हो गए 2, ठीक है। सल्फर आपके यहाँ पे हो गए, सल्फर आपके यहाँ पे हो गए 2। तो सल्फर को अगर बैलेंस करना है तो यहाँ पर भी हमने 2 का किया तो 2 2 4 और 2 यहाँ पर 6 ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे 2 की जगह किसका मल्टीप्लाई होगा, 2 की जगह आपका मल्टीप्लाई होगा 3 का, ठीक है। ये पूरे रिएक्शन बैलेंस हो गई। शायद इस वाले रिएक्शन में थोड़ा जल्दी बता दिया, समझो पहले। हाइड्रोजन और सल्फर, ये सॉरी हाइड्रोजन हाइड्रोजन पहले देख रहे थे 2 2 थे बैलेंस होने के पहले। सल्फर भी 1 1 था, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन शुरुआत करी थी, ऑक्सीजन इधर हमने 2 किया तो हाइड्रोजन 4 हो गए तो 2 यहाँ कर दिया, सल्फर 2 हो गए तो यहाँ किया तो ऑक्सीजन फिर 6 हो गए, क्योंकि 2 यहाँ 4 और प्लस 2 6। अब यहाँ जो 2 किया था तो उसको हम अरेंज करने के बाद 3 करना पड़ेगा, क्योंकि 3 × 2 ही 6 होता है। इस तरीके से बैलेंस किया जाता है। ये है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस इट। यहाँ स्टेटमेंट नहीं लिखा बेटा, पीपीटी में कोई मिस्टेक होगी। आज की आपकी क्लास यहीं तक बेटा, इसको आप अच्छे से रिवाइज करो। अगर आपको कोई चीज़ कम समझ में आई हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो, और कमेंट में सभी बच्चों के लगभग पढ़ता हूँ। तो आपको चलते चलते मैं बता दूँ, हिट एंड ट्रायल मेथड में जब और बहुत सारे हम क्वेश्चन कराएंगे अगली क्लास में, तो आपको ये चीज़ें समझ में ज़्यादा अच्छे से आएंगी। तो आज की क्लास बेटा यहीं तक। थैंक यू।